जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स में। इलेक्शंस हैं, यूपीएससी हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनडीसी हैं, फाइनेंस कमीशन है, जो अदर सर्विसेज है यूनियन में, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले आइए सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स में। 21 अप्रैल 1947 आयरन मैन ही कहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को है आयरन मैन ऑफ इंडिया है। एड्रेस द फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने सबसे पहले एड्रेस किया था पहला बैच सिविल सर्वेंट्स को मेटकाफ हाउस में, और उन्होंने कहा था सिविल सर्वेंट्स के लिए कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। यानी ये जितने सिविल सर्वेंट्स हैं जिनकी नियुक्ति ऑल ओवर इंडिया होता है, अपॉइंटमेंट ऑल ओवर इंडिया होता है, ये बेसिकली यूनियन के लिए काम करते हैं और ये पूरे देश को एक स्टील फ्रेम यानी जकड़ करके रखते हैं और यूनियन के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का जरा हिस्ट्री को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। 1 अक्टूबर 1926 पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की गई। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना दिया गया। बाद में चल करके इंडिपेंडेंस के टाइम में इसको बदल करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम रखा गया। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 इनको यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। जैसे स्टेट पीसीएस होती हैं जो राज्यों के लिए अधिकारियों का नियुक्ति करता है और राज्य इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो पूरे देश भर के लिए आपको ऑफिशियल्स की नियुक्ति करता है और इसके लिए यूनियन एग्जाम कंडक्ट कराता है। फिर आइए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑल क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज दैट आर कॉमन टू यूनियन एंड द स्टेट्स। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं, आगे देखते हैं किस आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में जिक्र है। आर्टिकल नंबर 315 टू 323। बस समझ लीजिए 315 टू 323 में पार्ट आपको हो गया 14, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन फॉर ईच स्टेट। यानी यूपीएससी के बारे में बात जिक्र आपका इस पार्ट में दिया हुआ है। आर्टिकल 316 में दिया हुआ है कि चेयरमैन अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो अपॉइंट करेगा वो हटाएगा भी। आर्टिकल 370 कि भैया अगर चेयरमैन अगर कोई मिसबिहेवियर है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, अनपार्लियामेंट वर्क में अगर इन्वॉल्व है, समझ रहे, ये रहा मिसबिहेवियर, तो उसे कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर हटा सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपको यूपीएससी में ऐसा किया जाता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये एम्स के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ये सिंबल किसका है? इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ एक फेडरल बॉडी है। फेडरल बॉडी यानी यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल है। Provisions of the Constitution responsible for monitoring and administering all the electoral process of India. This body is responsible for ensuring elections are free and fair without any bias. हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि भारत में इलेक्शंस करवाएंगे और इलेक्शंस कई स्तर पे होता है, तो इलेक्टोरल रोल से लेकर के पोलिंग तक सारी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन कराती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, यानी ये सेल्फ बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग। ठीक, ये इलेक्शंस किसका किसका करवाते हैं इलेक्शन कमीशन? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा की इन्हीं की देखरेख में होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इवन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन यही लोग करवाते हैं। जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होता है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा, आर हैंडल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन खुद वो डिस्प्यूट्स को देखता है, ठीक है। और द सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट वेयर द इनैक्टेड लॉज आर साइलेंट और मेक इनसफिशिएंट प्रोविजन टू डील विद ए गिवन situation in the conduct of election, the election commission has the residuary power
under the constitution to act in appropriate manner. इन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से माना है कि इलेक्शन कमीशन की ये रेसिड्यूअल पावर है, यानी उसकी ताकत है कि अगर कोई डिस्प्यूट है या कोई हिडन, अगर कोई अभी भी कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत कार्य किया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। दैट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ही डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करता है। आइए, हमारे यहाँ कितने तरह के इलेक्शंस हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज में जैसे दिल्ली वगैरह के इलेक्शंस होते हैं। फिर आपको पार्लियामेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विलेज पंचायत, सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल, फिर ठीक है। और ये इस तरह से आपको इतने इलेक्शन, यानी साल भर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ व्यस्त रहता है। बाई इलेक्शन क्या होता है समझिएगा। बाई इलेक्शन होता है कि अगर मान लीजिए किसी एमएलए की डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया है ना, किसी ना किसी विषय में, कहीं भी, चाहे वो स्टेट असेंबली हो चाहे लोकसभा हो, बाई इलेक्शन में होता क्या है कि जब वेकेंट होता है सीट तो वहां पे इलेक्शन करवाई जाती है ना। लीव्स द ऑफिस वेकेंट बिफोर देयर टर्म एंड्स, मतलब उसका समय जब तक 5 साल पूरा नहीं हुआ है या तय समय पूरा नहीं हुआ, उसके पहले किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देता है, तो एक बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है ताकि उसके जगह पे, उसके वेकेंट पोस्ट पे किसी को रिप्लेस कराया जाए। तो बाई इलेक्शन याद रखिएगा। जनरल इलेक्शन हमेशा डिजायर्ड टर्म के बाद होता है, यानी 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन हो गया बीचों बीच। और मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट 5 साल चलनी थी लेकिन किसी वजह से वो 5 साल पूरे नहीं कर पाई और किसी 5 साल के पहले ही सरकार अगर गिर गई, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गया, तो वहां पे होगा कि आपको मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। नोटा क्या है, 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन सिटीजन्स को दिया भैया कि जो आपको पोलिंग बूथ पे आप देखिएगा जहां पे आप वोट कास्ट करते हैं अपना, वहां क्या कर होता है, एक सारे उम्मीद कैंडिडेट्स का नाम होता है जिसके सामने बटन्स बने होते हैं। आपको अगर पसंदीदा कैंडिडेट है तो वहां पे आप लगा सकते हैं, बटन दबाएंगे, आपका वोट कास्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वहां एक ऑप्शन होता है नोटा, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, यानी आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं लेकिन आप इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल हैं, ठीक है जी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया। चलिए कुछ देख लीजिए, कुछ ऐसे, ये नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारी जो हैं ये नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। उसको नेशनल लेवल का पार्टी दर्जा कौन दिया है, मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो देखिए कौन कौन सी नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एस्टैब्लिशिंग ईयर, कौन सा क्या फाउंडर थे, तो ये ऑल इंडिया कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से करके अभी और भी आएंगे नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। देखिएगा इनके इलेक्शन सिंबल्स हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी। ये इस वक्त प्रेजेंट टाइम में ये टोटल 8 पॉलिटिकल पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, जिसको कि आप ध्यान से देखिएगा इनके एस्टैब्लिशिंग ईयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टी के सामने सेंटर लिखा है, लेफ्ट लिखा है, राइट लिखा है। देखिए ये एक प्रिंसिपल है जिसके आधार पे कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राइटिस्ट विंग को फॉलो करती है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, दैट मीन्स वो अपने कल्चर को, वो अपने कंट्री के सिविलाइजेशन को, ट्रेडिशन को, लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश करके और उसे सब वहाँ के सिटीजन्स में उसका एक कलेक्टिवनेस की भावना को क्रिएट करके वोट गेन करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी सभ्यता को बहुत मानती है, जिसके तहत वो वोट गेन करती है यहाँ के मूल सभ्यता को। दूसरी तरफ है सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट क्या करते हैं कि ना तो वो बहुत इंडियन सिविलाइजेशन या जो कल्चर है उसके तरफ उन्मुख होते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर क्लास के तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखते हैं कि भाई वहीं से मेरे को वोट मिलेगा। वो क्या करते हैं, सेंटर मार्क पकड़ते हैं कि हमको सबका वोट चाहिए, इसलिए सबको खुश करने का।
और लास्ट होता है लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट विंग जो होता है, लेफ्टिस्ट जो होता है वो होता है कि वर्किंग क्लास को ज्यादा टारगेट करता है, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, उनको ज्यादा टारगेट करके, वर्कर क्लास है जो उनको टारगेट करके समाजवाद नाम लाने के लिए नाम पर उनसे ज्यादा वोट गेन करता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रिस्ट, राइटिस्ट ये हो सकती है, लेफ्टिस्ट हो सकती है। देखो भैया, स्टेट लेवल की पार्टी होने के लिए आपको जरूरी है कि पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट, होल्ड एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट असेंबली जनरल इलेक्शन। आप पहले इस चीज को समझ लेंगे कि स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होता है। देखें, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको एटलीस्ट 6%, टोटल वोट का 6% आपको वोट मिलना चाहिए, और या तो 2 सीट एटलीस्ट आप जीते स्टेट असेंबली के जनरल इलेक्शन में। देखिए ये शर्तें हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरा होता है ए पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट, उतना तो आना ही चाहिए, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा जनरल इलेक्शन, तो भी आप स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। ए पार्टी शुड विन मिनिमम 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट और ए मिनिमम ऑफ 3 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे कम क्यों किया गया? क्योंकि मान लीजिए सिक्किम है, आपको गोवा है, छोटे छोटे जो राज्य हैं वहां पे बहुत सीटें नहीं होती हैं, तो उनके लिए कह दिया गया कि भैया देखो 3% जीतो या 3 सीट जीतिए, दोनों में से कोई एक जीतिए। ए पार्टी शुड विन एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट और एनी फ्रैक्शन थ्योरी अलॉटेड देन। कम से कम ऐसा है कि 25 सीट पे 1 सीट भी लोकसभा में जीतिए तो भी आपको स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर की जाएगी। Under the liberalized criteria, one more clause that it will be eligible for recognition as a state party if it secure 8% or more the total valid votes polled in the state। यानी एक और लिबरलाइज क्राइटेरिया क्या है कि एलिजिबल होंगे फॉर रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी अगर वो 8% टोटल वैलिड वोट गेन करते हैं तो वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं। इसी तरह नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान दीजिएगा, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सबसे पहला शर्त यह होता है कि आप नेशनल लेवल पे जो भी जनरल इलेक्शन जो होगी लोकसभा का, उसमें एटलीस्ट 6% वोट आपको गेन होना चाहिए, यानी टोटल वोट परसेंटेज आपका 6% से कम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एटलीस्ट आपकी पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्य या उससे ज्यादा राज्यों में, 4 या 4 राज्यों में आपको इलेक्शन लड़ने चाहिए। कम से कम आपको 4 सीटें, एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 4 सीटों की आपको रिक्वायरमेंट होती है लोकसभा में। अगर आप 4 सीटें जीत जाते हैं तो आप नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कहलाए जाते हैं। ये कुछ शर्तें हैं जो आपको नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी में आपको बनने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अगर 4 सीट या उससे ज्यादा सीट लोकसभा में नहीं ला पाई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेशनल लेवल की पार्टी नहीं कहला पाए। आप गौर करेंगे कि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी सीट उतनी नहीं आई है, जैसे बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर वहां से वो लेजिस्लेटिव असेंबली से कितने की तादाद में वो राज्यसभा में चुन करके आ रहा है। उसके अलावा कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में क्या 6% ऑलमोस्ट वोट परसेंट का प्राप्त किए थे, भले सीट ना आई हो उतने लोकसभा में, उसे 4 सीटें ना आ पाई हो, लेकिन क्या उतना वोट परसेंटेज उसको मिला है, 6% अराउंड। तो ये सारे क्राइटेरिया को मॉनिटर करते रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो देखते रहता है कि हाँ अगर मान लीजिए इतना वोट आ रहा है तो वो पार्टी को कंसीडर किया जाता है नेशनल लेवल की पार्टी। याद रखिएगा कि इतना कम से कम होना चाहिए। ये इस तरह से नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी के लिए तय किया जाता है। फिर टोटल इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन में 52 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इस वक्त, जिसको कि आप देख पा रहे हैं। मैंने कुछ को रखा है कि मतलब आपको दिखाने के लिए कि इलेक्शन सिंबल स्टेट, जहां
या इनके पार्टी के प्रमुख, फिर उसके बाद उनको क्या बोला जाता है, छोटे में क्या बोला जाता है। तो ये इस तरह से ये टोटल आपको 52 स्टेट लेवल की पार्टियां हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसे आपको देखना जरूरी है। अब हम आते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन भी नहीं है और लिखित कानून भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कहीं रिटन लॉ भी नहीं है। तो विच वाज क्या इसकी रिस्पॉन्सिबल थी, फॉर्मुलेट करना था इंडिया का 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। 5 वर्षीय योजना को प्लानिंग कमीशन को फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। किस लिए, ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। और हमें प्राइम मिनिस्टर यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, प्राइम मिनिस्टर जो होते थे यहाँ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे। सबसे पहले 15 मार्च 1950 को आर्टिकल अकॉर्डिंग विद आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डीपीएसपी का है। तो 1950 ये मेंशन नहीं है, ध्यान रखिए, प्लानिंग कमीशन मेंशन नहीं है, मतलब उससे एक सिद्धांत लेते हुए जो डीपीएसपी मेंशन्ड है, डीपीएसपी मेंशन्ड है 30 आर्टिकल 39, उसका सिद्धांत लेते हुए प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, है ना। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946, कुछ इसका इतिहास देख लीजिए प्लानिंग कमीशन का। 1946 में यह एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड। 1946 चेयरमैन पहले हुए केसी नियोगी, उनके रिकमेंडेशन पे ये तय किया गया कि भैया एक प्लानिंग कमीशन इंडिया में होना चाहिए जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा 5 ईयर प्लान का, है ना। केसी नियोगी थे। कंपोजिशन देखिए, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑब्वियस है, वो चेयरमैन होंगे। फिर डेप्यूटी चेयरमैन, डिफैक्टो चेयरमैन ऑफ द कमीशन, वो कैबिनेट स्तर का, कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का कोई होगा जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा। और उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इसके बाद 4 to 7 फुल टाइम मेंबर्स हु आर एक्सपर्ट्स हैं। फिर कमीशन हैज ए मेंबर सेक्रेटरी हु इज यूजुअली नोन सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो ये बनाया जाता है ये प्लानिंग कमीशन, ताकि आपको इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले कि हमें असेसमेंट करना है प्लानिंग कमीशन का वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, इसको देखिएगा। असेसमेंट करना है मटेरियल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। मटेरियल में क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद है, कैपिटल पूंजी कितना है, यानी देश के पास मॉनेटरी ताकत कितना है, इंक्लूडिंग टेक्निकल पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंटिंग दोज आर रिलेटेड रिसोर्सेज। यानी हमें अपने यहाँ कैसे हम मटेरियल कैपिटल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको और पॉसिबल वे में बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्लान फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन, कंट्री के रिसोर्स को हम कैसे मोस्ट इफेक्टिव और बैलेंस यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर टू डिफाइन द स्टेजेस बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इन विच प्लान शुड बी कैरिड आउट, यानी प्लान्स को कैसे हमें आगे लेकर के चलना है ना। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेट, मतलब किस तरह से हमें रिसोर्स को कैटेगरी वाइज एलोकेट करना है, उसे और डेवलप करना है। टू डिटरमाइन द कंडीशन विच नीड टू बी एस्टैब्लिश फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, उन वातावरण को, स्थिति परिस्थिति को हम लोग को क्रिएट करना है जिसके तहत ये प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। फिर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मशीनरी, दैट मीन्स कि आप एक बार ये फंक्शंस को आप एक बार देख सकते हैं कि ये प्लानिंग कमीशन का या ये आपको एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये पूरा करना होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। इंडिपेंडेंस डे 2014, आपको स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब ने अपने इंटेंशंस को बता दिया था कि प्लानिंग कमीशन वो डिसॉल्व करेंगे, उनकी जगह नीति आयोग होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सवाल पूछता है। अब जो ये नीति आयोग जो बना है प्लानिंग कमीशन के, वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे चेयरमैन। फिर गवर्निंग काउंसिल जो उनके बाद जो और लोग होंगे वो सारे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज के भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी आता है, वो होंगे। फिर गवर्निंग काउंसिल में, फिर रीजनल काउंसिल में आपको चीफ मिनिस्टर स्टेट
लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, ये हो गए। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेमवर्क ऑफ ए वाइस चेयरपर्सन। ये इतने सारे मेंबर्स होंगे आपको नीति आयोग में, बस इसका ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। ये इतने सारे महत्वपूर्ण पद हैं। प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन प्रेजेंटली, ठीक, आप जो हम लोग पीछे वाले स्लाइड में पढ़े थे कि कौन कौन उसका मेंबर होता है, ये आपका उसमें दिया हुआ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के अलावा और कौन कौन है जो आपको होते हैं। इस जो नीति आयोग ये एक थिंक टैंक है, ये पूरे जो ग्रुप है ये विचार करते हैं, इस पर मंथन करते हैं। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरह से कह लीजिए दिमाग है, established with aim to achieve the sustainable development। sustainable development क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक प्लान्स होते हैं ताकि हम अपने तक में रिसोर्स ना खत्म कर दें, फ्यूचर जनरेशंस को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस और यूजिंग ए बॉटम अप अप्रोच। यानी हम जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे उसमें हम स्टेट्स को साथ लेकर के इकोनॉमिक पॉलिसी हम बनाएंगे ताकि हम टेक्निकली हम सबकी परेशानियों को हम दूर कर सकें। नेक्स्ट आइए, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद कहिए, ये एपेक्स यानी हायर बॉडी है फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलीब्रेशन और डेवलपिंग मैटर्स इन इंडिया। ये एनडीसी बनाया गया था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को जो डील किया जाना चाहिए कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। कौन प्रिसाइड करता है? इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। 6 अगस्त 1952 को ये को स्ट्रेंथन किया गया, मोबिलाइज किया गया एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द 5-year प्लान मेड बाय द प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5-year प्लान बनाया गया उसके सपोर्ट में देश के जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको और मजबूती प्रदान करना और उसे इकट्ठा करना, ये पूरा प्रयास किया गया। एनडीसी हेल्प करता है प्लानिंग कमीशन का, ध्यान दीजिएगा, एनडीसी भी हेल्प करता था प्लानिंग कमीशन का। इस काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, इस तरह से यूनियन टेरिटरी के भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर, नीति आयोग के जो होते थे आपको अर्शवाइल प्लानिंग कमीशन, ये नीति आयोग के बारे में बात है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट मीटिंग वाज शेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 8-9 नवंबर 1952। सो फार 57 मीटिंग्स हो चुके हैं एनडीसी के। एनडीसी का प्रमुख कार्य होता है प्लानिंग कमीशन को हेल्प करना और डिसीजन क्रिएटिंग, डेलिब्रेशन और डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, डिसीजन करते हैं ये लोग, डेलिब्रेशंस होता है, फिर ये आपको कोशिश करते हैं। It was set up strengthen and mobilize the effort and resources of the nation in support of 5-year plan। ध्यान रखिएगा, एनडीसी इस तरह से। नेक्स्ट आइए, ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। एनडीसी की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। स्टेट का कॉपरेशन और प्लान को सही तरीके एग्जीक्यूट करने की बात है। जो पिछले स्लाइड में बात हुई थी कि स्ट्रेंथन और उसे मोबिलाइज करना, ठीक है ना, उन प्रयासों का जिसके तहत एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान, स्ट्रेंथन करना, मोबिलाइज करना प्रयास से, और साथ में रिसोर्सेज जो भी हैं देश के उसे प्लान के लिए उसे एग्जीक्यूट कराने में मदद कराना। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी बनेंगे उसमें एनडीसी अपना इनपुट्स देगा। बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए वो अपना इनपुट्स एनडीसी थिंक टैंक है, ये लोग देते हैं। तो इस तरह से नेशनल प्लान को फॉर्मुलेट होने में मदद करते हैं, है ना। नीति आयोग जो भी फॉर्मुलेट करती है नेशनल प्लान उसको भी कंसीडर और मदद करते हैं। फिर रिसोर्स प्लानिंग है ना, रिसोर्स प्लानिंग, असेसमेंट ऑफ रिसोर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड टू सजेस्ट मेजर, यानी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए, उसे बेटरमेंट के लिए कुछ मेजर्स को सजेस्ट करते हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट, उन सवालों को, उनसे जुड़े सवालों को भी एनडीसी डील करता है।
फिर to review the working of the plan from time to time to recommend such measures are necessary for achieving the aim and target set out in the national plan. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शंस, ये आप समझ लेंगे। एनडीसी मदद ही करता है देश के इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप होने में। फिर आइए फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंस कमीशन किनके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रेसिडेंट में भी पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा किस ईयर में, 1951 में। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280 के तहत। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स है। और इसको डिफाइन किया है, इसको बना ही गया था, डिफाइन किया जाए फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय जो रिश्ते हैं, जो संबंध है किनके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तब के लॉ मिनिस्टर थे, उनके प्रयासों से। और फिजिकल इम्बैलेंसेस के लिए, मतलब कोई जो वित्तीय असंतुलन है उसको इसमें उसकी जानकारी के लिए फाइनेंस कमीशन होगा। क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई कौन कौन हो सकते हैं फाइनेंस कमीशन के लिए। हु आर क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, अगर वो जज हैं तो वो हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस और अकाउंट, गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स के विषय में जानकारी रखते हैं। फिर हैड एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, यानी इसके अच्छी जानकारी रखते हैं। ऊपर वाले तो फाइनेंस और अकाउंट्स में, गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स के विषय में जानकारी रखते हैं। यहाँ पे तो प्रशासन में थे, है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होंगे वो ऑफिसर, वो या इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ है उनके बीच में। चलिए, फाइनेंस कमीशन का जो जिम्मेदारी था वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है ना। जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस का स्टेट से आता है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उन स्टेट्स और सेंटर का, स्पेशली यही है। फिर ग्रांट इन एड टू द स्टेट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, यानी कितना ग्रांट्स किया जा सकता है पैसे का, ये फाइनेंस कमीशन तय करता है, मतलब रिकमेंडेशन देता है। recommends to the president as to measure needed to augment the fund of the state to supplement the resources of the पंचायत म्युनिसिपैलिटीज। फाइनेंस कमीशन का ये भी काम है कि प्रेसिडेंट को रेकमेंड करे कि भाई म्युनिसिपैलिटी या पंचायत या इस तरह के लोकल अथॉरिटीज जो भी हैं, लोकल बॉडीज जो भी हैं, उनके लिए कितना तैयार किया जाए, उनको कितना दिया जाए पैसा। फिर ऐसा कोई भी मैटर रिलेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, अगर वो वित्तीय से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो राष्ट्रपति के कहने पर वो फंक्शन कर सकता है। फाइनेंस कमीशन इज ऑटोनॉमस बॉडी, यानी वो सेल्फ बॉडी है, सेल्फ रनिंग बॉडी है, विच इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस कमीशन चलाया जाता है, लेकिन वो ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब वो डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, ठीक है। ये फाइनेंस कमीशन है। तो आज इसी तरह हम लोगों ने सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जिसके तहत यूपीएससी जो पूरे देश भर के लिए जरूरी है। इसके बाद हमने इलेक्शंस को पढ़ा, जिसमें इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारत में इलेक्शंस कराने के लिए जिम्मेदार हैं, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं। जो वोटिंग एज है आपका, उसके तहत वो वोट कराने का आपको मौका देते हैं। इलेक्टोरल रोल तैयार करते हैं, आपको एपिक को तैयार करते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड को तैयार करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद फिर जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे यहाँ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां अलग हैं, नेशनल लेवल की पार्टियां अलग हैं। उसमें जरूरी शर्त कि आप स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कैसे हैं, आप नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कैसे हैं, वो जरूरी शर्तों को बता दिया गया है वीडियो में, और मैंने इमेज भी दिखाया है। उसके बाद एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो थिंक टैंक है, वो किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करने में। फिर आपको नीति आयोग को मदद करता है ना, नीति आयोग जहां पर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरी के प्रधानमंत्री खुद एनडीसी के भी और नीति आयोग के भी। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, है ना। तो ये सारे सर्विसेज अंडर यूनियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ने का इस वीडियो में प्रयास किया, और इसे खुद भी और भी पढ़िए और रिसर्च करिए, देखिएगा इसमें बहुत सारे फैक्ट आएंगे, लेकिन जो जरूरी फैक्ट है उन्हीं में, क्योंकि बहुत अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपका समय ही बर्बाद होगा। इसीलिए जो हमें बेसिक नॉलेज है, जो एलिमेंट्री नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको हम लोग को पकड़ के चलना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।